Welcome to online class once again. As you know that we have started our Indian economy book and we are in the chapter of West. And today's topic is India's foreign trade during the British colonial period. And today we also consider one more topic, that is India's demographic condition during the colonial period. I take two topics in this video because these two topics are very short. That's why I have taken two topics. So let us start. So starting with the new topic 4, India's foreign trade during the British colonial period. It means ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश लोगों के टाइम इंडिया का विदेशी व्यापार कैसा था, यानी इंडिया का अन्य देशों के साथ कैसा व्यापार था। तो हम आज उसका स्ट्रक्चर, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड पढ़ेंगे। द रेस्ट्रिक्ट पॉलिसीज ऑफ commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of the India's foreign trade. It means उस समय ब्रिटिश लोगों का एक कॉलोनियल गवर्नमेंट का पॉलिसी रेस्ट्रिक्टिव था। रेस्ट्रिक्टिव मतलब बहुत सारी रोक टोक वाला पॉलिसी था कमोडिटी के प्रोडक्शन को लेकर, यानी किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन पर बहुत सारी रोक टोक लगी हुई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, ट्रेड पर और टैरिफ पर। टैरिफ मींस टैक्स रेट परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। इस तरह से ऐसे इफेक्ट रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के कारण एकदम उल्टा हो गया था, अफेक्टेड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ा था। आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। India becomes an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo and jute. In our last three videos, I have explained you that India was British लोगों के आने के बाद इन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया को प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बनाया। जहां पहले वो हैंडीक्राफ्ट की गुड्स एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब उसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए कहा गया। और उन रॉ मटेरियल में रॉ सिल्क, कॉटन, वूल और शुगर, इंडिगो और जूट एक्सपोर्ट किया जाता था। और इंपोर्ट किया जाता था ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक cotton, silk, woolen clothes and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. और ब्रिटेन में बना हुआ तैयार माल इंडिया को भेजा जाता था, यानी इंडिया इंपोर्टर हो जाता था बने कॉटन क्लोथ्स का, सिल्क क्लोथ्स का और वूलन क्लोथ्स का, और कुछ हल्की मशीनरी भी वहाँ से इंपोर्ट की जाती थी ब्रिटेन, फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन से। For all practical purpose, Britain maintained monopoly control over the India's export and import. मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, यानी एक पर्सन का अधिकार। तो ब्रिटेन ने इस तरह से मोनोपोली बना लिया था इंडिया के एक्सपोर्ट पर और इंपोर्ट पर, यानी इंडिया से क्या चीज़ एक्सपोर्ट होनी है, क्या चीज़ इंपोर्ट होनी है, इस सब पर केवल और केवल ब्रिटेन का अधिकार होता था। और ब्रिटेन ने इस अधिकार का उपयोग करते हुए द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। ब्रिटिश लोगों ने स्विस कैनल बनाया, इस तरह से वो जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता था इंडिया को, तो उसका रूट शॉर्ट कर दिया गया था। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, लंदन से मुंबई पहले का जो रूट था स्विस कैनल से पहले, वो 12,300 माइल्स का था। लेकिन स्विस कैनल, जो कि एरो करके बताया गया है, स्विस कैनल के बनाने के बाद, यानी ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने स्विस कैनल बनाया और इस तरह से उसको 12,300 माइल्स से कम करके 1,200 माइल्स, यानी इतना शॉर्ट कर दिया गया डिस्टेंस, ताकि ईजिली व्यापार हो सके। नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। वॉल्यूम का मतलब कितनी मात्रा में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था, या क्या डायरेक्शन था, उसे हम पढ़ेंगे। मोर देन 50% of India's foreign trade was restricted to Britain, while the remaining was allowed to the few cities.
50% या उससे थोड़ा ज़्यादा व्यापार इंडिया का ब्रिटेन के साथ ही होता था, क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ भेजा जाता था और फिनिश गुड्स वहाँ से मंगवाई जाती थी। जो रिमेनिंग 50% है, ऐसा व्यापार चाइना, साइलोन और पर्शिया के साथ हुआ था। साइलोन मीन्स श्रीलंका एंड पर्शिया मीन्स प्रेजेंट ईरान। साइलोन एंड पर्शिया आर द ओल्ड नेम्स। सो मोस्टली व्यापार जो था ब्रिटेन के साथ होता था इंडिया का, और 50% व्यापार होता था, क्योंकि मेनली कच्चा माल मंगाया जाता था और कच्चा माल भेजा जाता था और फिनिश गुड्स मंगाया जाता था। नेक्स्ट वी हैव ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। आपको पता है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वह सोने की चिड़िया यानी इतना सारा धन ड्रेन हो गया था, यानी ख़त्म होने के कगार पे था कॉलोनियल पीरियड के समय। The most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of large export surplus. बहुत सारा एक्सपोर्ट हुआ था, लेकिन जब ब्रिटिश पीरियड इंडिया में था, उनके रहते यहाँ पे लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ था। बट दिस एक्सपोर्ट सरप्लस केम अ ह्यूज कॉस्ट ऑफ कंट्रीज इकनॉमी। लेकिन उस एक्सपोर्ट का उस समय देश की इकनॉमी को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा, बहुत ही उसका कीमत चुकाना पड़ा। वो कीमत क्या थी? सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, कैरोसिन ईटीसी वर स्केयरली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, फूड ग्रेन्स है, क्लोथ है, कैरोसिन है, उन चीज़ों की भी घरेलू मार्केट में कमी हो गई थी। Next, furthermore, the export surplus did not result in any flow of gold and silver into India. इतना एक्सपोर्ट करने के बाद भी, इंडिया इतना माल एक्सपोर्ट करता था, उसके बाद भी आपको पता है कि मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल भेजता था, एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स। तो इतना रॉ मटेरियल भेजने के बाद भी भारत में किसी भी तरह का गोल्ड और सिल्वर उसके बिहाफ में नहीं आया। Rather, this was used to make the payment for the expenses incurred by an office set up by colonial government in Britain. जबकि इस सब को टैक्स के रूप में कॉलोनियल गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता था, जो ब्रिटेन में हुआ करती थी उनकी ऑफिस। एक्सपेंसेस ऑन वार यानी युद्ध पर खर्चा, इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स यानी जब हम किसी सर्विसेज का इम्पोर्ट करते हैं तो उनके बिहाफ में पेमेंट करना पड़ता था। ऑल ऑफ विच लीड टू अ ड्रेन टू इंडियन वेल्थ। इन सभी कारणों से भारत का धन कम होता चला गया। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फिफ्थ टॉपिक, इंडियाज़ डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। यानी कॉलोनियल पीरियड के समय, ब्रिटिश लोगों के पीरियड के समय भारत की पॉपुलेशन किस तरह की थी। लेट्स सी various detail about the population of British India were first collected through the census in 1881. ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले 1881 में भारत की जनगणना हुई थी। इट रिवेल्ड द अनइवननेस ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को असामान्य बता रहा है। अनइवन यानी जो इवन नहीं है, जो स्मूथ नहीं है। नेक्स्ट, subsequently operations were carried out before 1921. India was the first stage of demographic transition. The second stage of transition began after 1921. उसके बाद कुछ उपाय किए गए और फिर 1921 के बाद एक नया सेकेंड स्टेज शुरू हुआ। नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटिव अपेरेसल ऑफ इंडियाज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के समय का डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ रहे हैं। सो नाइदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वॉज वेरी हाई। इस समय इंडिया का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बढ़ना बहुत ही ज़्यादा था। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर ऑल्सो नॉट क्वाइट एनकरेजिंग। जो इस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे, ये भी कुछ काम के नहीं थे। पढ़ रहे हैं अपन सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम
लेवल ऑफ लिटरेसी यानी साक्षरता का लेवल बहुत ही कम था। द ओवरऑल लिटरेसी level was less than 16%. Out of this, female literacy was negligible, low of about 7%. केवल 16% लोग ही पढ़े लिखे थे और उसमें भी वुमेंस एजुकेशन पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था, इसीलिए केवल 7% ही लिटरेसी रेट थी वुमेंस की। नेक्स्ट, लेक ऑफ एडिकेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज की कमी थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अनअवेलेबल टू द लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन पर जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उतना नहीं था। व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडिकेट, और जो कुछ अवेलेबल था वो अपर्याप्त था, इनएडिकेट अपर्याप्त। Consequently, water and airborne disease were rampant and took a huge toll on life. और इसके कारण पानी से होने वाली बीमारियां तुरंत बढ़ती थी और बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी लाइफ को संकट में डाल देती थी। थर्डली, वी हैव हाई मॉर्टेलिटी रेट यानी बहुत ज़्यादा मृत्यु दर थी। द ओवरऑल मॉर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई and in that particular the infant mortality rate, infant मतलब शिशु, जो बच्चे 1 साल की एज को पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं उसे बोलते हैं infant mortality rate, was quite alarming, और वो तो बहुत ही चिंताजनक थी। about 218 per 1000 in contrast to the present infant mortality rate of 40 per 1000। उस समय 1000 बच्चों पर 218 बच्चे तो मर जाया करते थे, जबकि एट प्रेजेंट रेट है 1000 पर 40 बच्चे ही जीवन नहीं पाते हैं। उस समय 218 बच्चे अपना जीवन खो देते थे। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पॉइंट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन दर भी बहुत कम थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी was very low, 44 years in contrast to the present 68 years, जहाँ पर उस समय एक व्यक्ति या पुरुष हो या स्त्री वह 44 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहता था, जो कि एट प्रेजेंट 68 ईयर्स तक का रेशो हम पा चुके हैं। एक्सटेंसिव पोवर्टी, बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। एक्सटेंसिव पोवर्टी प्रिवेल्ड in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of India's population of the time. उस समय की इतनी गरीबी इंडिया में फैली हुई थी कॉलोनियल पीरियड के टाइम, जो कि भारत की पॉपुलेशन का एक ख़राब प्रोफाइल शो करती थी। यहाँ पर ये बताया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ पर्सन इज़ लाइकली टू लिव। एक सामान्य व्यक्ति जितने ईयर्स तक जीवित रहता है उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनियल के समय 44 ईयर्स थी और एट प्रेजेंट 68 ईयर्स है।